अगर एग्ज़ाम में स्ट्रेस अगर आपको आ रहा है तो वो आपकी गलती है। अगर एग्ज़ाम टफ है तो 5-6 लाख 7 लाख लोग जो दे रहे हैं सबके लिए यूपीएससी आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं कर रहा है, आपका टेम्परामेंट भी चेक कर रहा है। जब टफ पेपर आता है तो उस वक्त और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपना संतुलन और जो मानसिक इत्मीनान है वो बनाए रखें। जब हम फियर फैक्टर की बात करते हैं या एंजाइटी की बात करते हैं, वो सिर्फ एग्ज़ाम हॉल के लिए हमें अपने आप को ट्रेन नहीं करना है, हमें जीवन के लिए ट्रेन करना है। क्योंकि जब आप सिविल सर्वेंट बन के मैदान में उतरेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर हो, इतना ज़्यादा सोशल प्रेशर हो कि आप अपने आप को संभालना पाए। 2 चीज़ों पे भरोसा रखना है, एक जो आपका स्टडी मटेरियल है, आपका जो सोर्स है उस पर भरोसा रखना है, और दूसरी चीज़ आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। दोनों में से एक भी भरोसा अगर आपका टूटेगा तो दिक्कत हो जाएगी। फर्स्ट रिवीजन अगर आपने 50 दिन में करा है तो मैं ये लेके चलूंगा कि सेकंड रिवीजन लगभग 35-40 दिन में आप कर पाओगे। आपको रिसोर्स नहीं जिताएगी, रिसोर्स पे स्टिक करना जिताएगा। स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम पे स्टिक करिए। हिस्ट्री तो वही है, फैक्ट्स वही हैं। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपको नोट्स बना के दिए हैं तो वो भी स्पेक्ट्रम से या किसी और बुक से बना के दिए। लड़ाई कहाँ पे शुरू होती है? जब आपने पहला क्वेश्चन किया मैथ का, वो हो सकता है वो टफेस्ट क्वेश्चन हो। एक तो है कि एंजाइटी में चले जाएंगे, यार क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। दूसरा, हम उसको ईगो पे ले लेते हैं, यार इस टॉपिक को मैंने प्रैक्टिस करा हुआ है, निकल क्यों नहीं रहा। उसमें हम लगा देंगे 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट हमने एक क्वेश्चन पे लगा दिया। ऐसे 3-4 क्वेश्चन आ गए तो आधा घंटा हमारा गया और हमारा क्वेश्चन भी कोई सॉल्व नहीं। आपने मैथ का क्वेश्चन देखा, पहले 20 सेकंड में आपने क्वेश्चन देख लिया, अगले 30 सेकंड या 40 सेकंड में आपने डिसाइड कर लेना कि ये आपसे होगा कि नहीं होगा। 2 घंटे का टाइम से 1 मिनट पहले आप क्वेश्चन नंबर 80 पे पहुंच गए हो तो आपका सीसेट क्लियर। मॉक टेस्ट लगाने का सबसे पहला एम है कि वो जो 2 घंटे का पीरियड है, वो 2 घंटे बैठना आपके शरीर को, आपके दिमाग को टायरसम ना लगे, आप थकान ना महसूस, आपका बॉडी और आपका माइंड पूरा ट्यून्ड हो जाएगा कि 2 घंटे बैठना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। 1000 मूव नहीं जिताएंगी जो आपने एक बार प्रैक्टिस करी। आपको वो एक मूव जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस करी है, वही इंग्रेडिएंट है, वही मसाला जिसको आप बोलते हो, वही आपका रेसिपी है, सीक्रेट है सक्सेस का। दोस्तों, मेरे साथ हैं अभिनंदन जी, जिन्होंने 3 प्रीलिम्स दी है, 2 मेंस लिखा है और इस बार 2023 की जो इंटरव्यू होने वाली है यूपीएससी की, वो देने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी की डिमांड थी कि प्रीलिम्स को लेके कुछ स्ट्रेटेजिक वीडियो बनाए जाए आप सभी के लिए, और अभिनंदन सर से बेहतर मुझे कोई नज़र नहीं आया इस मुद्दे पे बात करने के लिए, क्योंकि हमने इनकी डीप एनालिसिस देखी है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो प्रीलिम 2024 के लिए तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बिकॉज़ इसमें वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आपको आपकी राहें जो हैं प्रीलिम्स 2024 की, उसको बहुत ही आसान और सरल बना देगा। जी, सबसे पहले तनवीर जी, मुझे लगता है कि जो प्रीलिम्स की अगर हम 2024 की बात करें तो आप ये वीडियो बना रहे हैं बिल्कुल सही समय है। अच्छा, क्योंकि अभी वो वक्त आ गया है कि हम बाकी सब चीज़ें छोड़ के प्रीलिम्स की तरफ पूरा अपना ध्यान अग्रसर करें। करंट अफेयर्स, जैसा कि आप जानते हैं और एस्पिरेंट्स भी शायद जानते होंगे कि करंट अफेयर्स आज सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। 40 to 50% डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आ रही हैं करंट अफेयर्स के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अच्छा, वो आप एनालिसिस करने पे आपको आइडिया पता चलता है कि एक्चुअली 40-50% क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ एनालिसिस तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि जो स्टैटिक पोर्शन भी है वो भी समहाउ करंट से रिलेटेड है। अगर हिस्ट्री का भी कोई क्वेश्चन है तो हिस्ट्री का उसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग न्यूज़ शायद वो करंट में चल रहा था, जिसके कारण वो प्रीलिम्स का हिस्सा बन पाया। तो अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो कम से कम मिनिमम अगर हम लेके चले तो 1 साल का करंट अफेयर्स, जैसे पूरे साल का होना चाहिए। जी बिल्कुल। इस साल जैसे 26 मई को हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है 2024 का, तो एटलीस्ट हमारा कोशिश होना चाहिए कि मई 2023 से लेके मई 2024 तक का जो करंट अफेयर्स है वो हमारा अच्छे से पूरा डिटेल्ड कवर होना चाहिए। इसके बावजूद अगर आपके पास थोड़ा समय और पर्याप्त बचता है तो मैं उनको ये भी रिकमेंड करूंगा, थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट मार सकते हैं तो इवन अगर आप जनवरी तक जाना चाहें, जनवरी 2023 से लेके, यानी कि 1.5 साल का करंट अफेयर्स अगर आप कवर करने की कोशिश करें, और कवर करने की कोशिश ये नहीं है कि सिर्फ उसको कवर करना है, अगर आप उसको पर्याप्त तरीके से रिवाइज कर पाएंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। जब आप क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को, तो आप देखोगे कि दे आर नॉट सिर्फ 1 साल के करंट अफेयर से रिस्ट्रिक्ट नहीं, वो लॉन्ग टर्म नॉलेज भी आपकी चेक करते हैं। करंट अफेयर्स का कोई भी सोर्स उठा सकते हैं। अच्छा, ये मैं क्यों कहता हूँ कि आप भी बेहतर जानते हैं कि जो यूपीएससी का मार्केट है बड़ा ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो जिसने भी करंट अफेयर्स का सोर्स बनाना है, करंट अफेयर्स के नोट्स जो आपको प्रोवाइड करेगा, उसको अगर मार्केट में टिकना है तो वो मार्केट में तभी टिक पाएगा कि अगर वो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल दे पाएगा आपको। ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर अगर सोर्स से हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो एक आध टॉपिक ऐसा होगा जो दूसरे सोर्स में होगा, इसमें नहीं होगा। अच्छा, लेकिन मेरा ऐसे मानना है कि हम उस रेस में नहीं
नहीं लग सकते कि हमें ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। सबसे जैसा हमारी लास्ट टॉक में भी हमने बात करी थी कि स्ट्रैटेजी को, जैसे आपने आज की टॉक की शुरुआत में आपने कहा कि कैसे आसान बनाया जाए, तो आसान बनाने का सबसे आसान तरीका है कि अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने थॉट प्रोसेस को सिंपल रखा जाए। तो सोर्स की अगर हम बात करें तो आप कोई भी अच्छा सोर्स जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से किसी का भी उठा लीजिए। मेरा ऐसा मानना है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि सोर्सेज ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करती हैं। क्योंकि अगर आप उनको कंपेयर भी करेंगे, कोई भी दो सोर्सेज उठा के आप कंपेयर करिए तो उसमें 19-20 का अंतर है। तो वो 19-20 के अंतर से आपका लॉन्ग टर्म में एग्जामिनेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। आप विजन को उठा लीजिए, इनसाइट को उठा लीजिए, आइस पार्लियामेंट को उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट यू हैव टू स्टिक। हाँ, एक आपने चयन कर लिया, जैसे आपने बताया कि चयन कर लिया, उसके बाद मुझे दो चीज़ों पे भरोसा रखना है। एक, जो आपका स्टडी मटेरियल है, आपका जो सोर्स है उस पर भरोसा रखना है, और दूसरी चीज़ आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। अपने आप पे भरोसा रखना है। दोनों में से एक भी भरोसा अगर आपका टूटेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स का आप एक सोर्स का चयन करिए और उसके बाद आपने अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको लेफ्ट राइट नहीं जाने देना है कि क्या ये पर्याप्त है कि नहीं। क्योंकि आप जितना भी सोर्सेज पढ़ेंगे तो 19-20 के अंतर के चक्कर में आपका रिवीजन इफेक्ट हो जाएगा। मैंने इसके लिए स्पेशली एक टैबलेट खरीदा मैंने डिजिटल, तो उसमें क्या करा मैंने कि उसमें कॉपी पेस्ट करके मैंने जो हर महीने का करंट अफेयर्स है उसको कंसाइज करके 30-35 पेज का करंट अफेयर्स बना लिया। ठीक। तो कॉपी पेस्ट करने का ये फ़ायदा है कि आपको हैंड रिटन नहीं लिखना पड़ता, तो उसमें उतना ही टाइम लगता है जितना आपने पढ़ने में लगाया है। पढ़ा है उस सेम टाइम पे आपका कॉपी हो जाता है। ठीक है। तो उसमें टाइम आपका बच जाता है। तो जैसे महीने का आपका कंपाइलेशन 30 या 35 पेज हम लगा लें, तो दैट वे जब आपका पूरे साल का कंपाइलेशन होगा वो 350-400 पेज से ज़्यादा होगा नहीं। तो आपने जो 2000-2500 पेजों का कंपाइलेशन था उसको आपने रिड्यूस करके 1/5 पे ले आए हैं उसको, 300-350 पेज का। अच्छा। तो जब 350 पेज का पूरे साल का आपका करंट अफेयर्स है तो बच्चे इस बात से शायद एग्री करेंगे कि जो 100 पेज अगर पढ़ने की बात करूं तो मैं लगभग आपको नॉर्मल पेज पे भी तो 5 घंटे में हो जाते हैं कवर। तो उसमें उस बात से अगर हम कंक्लूड करें कि एक महीने का 30-35 पेज का है तो एट मैक्स उसको 2 घंटे लगेंगे आपको एक महीने का कवर करने में। ठीक है। तो अगर आप दिन का सिर्फ 1 घंटा भी सिर्फ करंट अफेयर्स पे लगाते हैं तो 2 दिन में आपका 1 महीने का करंट अफेयर्स बाद में रिवाइज होना शुरू हो जाएगा। तो दैट वे आपका 30 दिन में 15 महीने का करंट अफेयर्स, यानी कि 1.5 साल जो हम लेके चल रहे हैं, लगभग 30 दिन में आपका रिवाइज हो जाएगा। तो पहली बार जब आपने 30 दिन में उसको रिवाइज कर लिया, सपोज मैं फरवरी या मार्च की बात करूं, जब आपने उसको नोट्स बनाने के बाद रिवीजन शुरू करी, तो फरवरी या मिड मार्च में अगर आपका 30 दिन में रिवीजन हो रहा है पूरे करंट अफेयर्स का, तो सब्सिक्वेंटली आपके पास 2 महीने होंगे। तो अगला रिवीजन आप 20 दिन में करिए, फिर 15 दिन में करिए, फिर 10 दिन में करिए। तो उस तरीके से हमारा एम है कि लगभग 4 या 5 रिवीजन के साथ हम एग्जाम में जाएं। उससे कम रिवीजन में क्या है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस का भी कमी रहेगा, और हो सकता है कि क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है प्रिलिमिनरी में, करंट अफेयर्स में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा फैक्ट में आपको डाउट आ सकता है, दुविधा आ सकती है जब फाइनली आपको ऑप्शंस में चयन करना है। स्टैटिक का भी हमें मोटा मोटा वही रखना है कि आज से लेके आप 1 जनवरी से आप ले लीजिए, 1 जनवरी से लेके जब तक हमारा प्रिलिमिनरी का एग्जाम नहीं हो जाता तो लगभग हमें 4 से 5 रिवीजन स्टैटिक का भी करना है। अच्छा। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब तक जो बेसिक रीडिंग है सभी बच्चों ने स्टैटिक पोर्शन का कर लिया हुआ है, तो जब बेसिक रीडिंग आपने कर लिया है तो इसमें भी हमारा जो सीक्रेट है वो यही रहेगा कि हमें जो बेसिक बुक्स हैं उसी पर निर्भर रहना है। ऐसा नहीं कि हमें एक क्वेश्चन, हमने कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करते हुए हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिला जो फॉर एग्जांपल अगर हम लक्ष्मीकांत की बात करें या फिर हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की बात करें, उसमें अगर वो क्वेश्चन नहीं मेंशन्ड है तो फिर हम घबरा के 2 सोर्सेज और खोल लें, तो वैसा हमें नहीं करना है। जो हमारा सोर्स है उस पे स्टिक करना, उस पे जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा 2 चीज़ों पे भरोसा बहुत ज़रूरी है। एक जो आपका मटेरियल है और दूसरा आपको अपने आप पे भरोसा, अपने आप पे भरोसा। बहुत तो बढ़िया। उस तरीके से हमारा प्रोसेस और हमारा स्ट्रैटेजी ये रहना चाहिए कि 1 जनवरी से लगभग 45 या 45 या 50 दिन के अंदर अंदर हमारा फर्स्ट रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए। तो 50 दिन में जब हमारा फर्स्ट रिवीजन पूरे स्टैटिक सिलेबस का खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास अगर हम लेके चले लगभग 20 फरवरी में हम पहुंचे हैं, तो 20 फरवरी के बाद हमारे पास मार्च अप्रैल में लगभग 3 महीने और 6 दिन का टाइम अभी भी हमारे पास बाकी रहेगा। तो फर्स्ट रिवीजन अगर आपने 50 दिन में करा है तो मैं ये लेके चलूंगा कि सेकंड रिवीजन लगभग 35-40 दिन में आप कर पाओगे। बिल्कुल। क्योंकि ऑब्वियसली जब नेक्स्ट रिवीजन करते हैं तो टाइम कम लगता है। आपको रिसोर्स नहीं जिताएगी, रिसोर्स पे स्टिक करना जिताएगा। अरे वाह, ठीक है। रिसोर्स सही है। रिसोर्स आपको स्टिक करना है। आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम पे स्टिक करिए। अगर आप किसी और बुक से, आपने किसी कोचिंग के नोट से आपने पढ़ रखा है, क्योंकि हिस्ट्री तो वही है, फैक्ट्स वही हैं। अगर किसी कोचिंग
इंस्टीट्यूट ने आपको नोट्स बना के दिए हैं तो वो भी स्पेक्ट्रम से या किसी और बुक से बना के दिए हैं। 1000 मूव नहीं जिताएंगी जो आपने एक बार प्रैक्टिस करी है। आपको वो एक मूव जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस करी है वही इंग्रेडिएंट है, वही मसाला जिसको आप बोलते हो, वही आपका रेसिपी है, सीक्रेट है सक्सेस का। तो वो 1000 बार आपको रिवीजन, या 1000 बार तो चलो मेटाफर हो गया, तो 5 बार जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं, तो 5 बार स्टैटिक का और 5 बार हमें इस चीज़ का, करंट अफेयर्स का रिवीजन हमें करना ही करना है। बिल्कुल। तो ये अगर हम टारगेट लेके चलेंगे तो आई थिंक थोड़ा सा बाय द टाइम हम प्रीलिम्स के पास पहुंचेंगे तो हम खुद ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। जैसे आपने बताया किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का आप करंट अफेयर देख लें, तो वो देखने के बाद क्या हमें इसके बावजूद द हिंदू वगैरह न्यूज़पेपर पढ़नी है क्या? देखिए सारी जो लड़ाई है वो समय की है। समय की है, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो पढ़िए, अगर समय नहीं है तो आप ना भी पढ़ें तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब 2025 के जो बच्चे हैं वो तो पढ़े ही पढ़े, वो पढ़ें, अभी 2024 के हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ कि जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर लॉन्ग टर्म की बात है। न्यूज़पेपर का एम बेसिकली है आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, आपका जो थॉट प्रोसेस बनाना, आपका ओपिनियन बनाना, खासकर इंटरव्यू और मेंस के लिए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप खुद एफर्ट मारेंगे, जब वो सब टॉपिक यही बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, तो वो आई थिंक स्मार्ट वर्क नहीं। अगर आप वक्त है तो पढ़िए, आप एडिटोरियल्स पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वक्त है तो, अगर वक्त कम है, एम है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो मार्केट में लोगों ने ऑलरेडी हार्ड वर्क करके आपको नोट्स बना के दिए हैं, तो वही चीज़ आप क्यों करेंगे? आप बेटर है कि उतने टाइम में आप पूरे मंथ का रिवाइज कर लें जितने दिन में आपने 2 दिन के नोट्स बनाने हैं। सीसैट के बारे में बताने से पहले मैं आपको यही बताऊंगा, 2021 में सीसैट की वजह से मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो अच्छा। पिछली बार भी हमने यही बात करी थी। तो आई थिंक पॉइंट कुछ मार्क्स से मेरा सीसैट रह गया था। तो एक क्वेश्चन अगर मैंने गलत ना करा होता तो मेरा सीसैट शायद क्लियर हो गया होता। अच्छा। तो वहाँ से जो मैंने लेसन सीखे हैं तो वही मैं आपके एस्पिरेंट्स को बहुत बढ़िया सर। सीसैट की अगर हम बात करें, 2023 का पेपर की बात करें अगर हम, तो पेपर अपने आप में टफ होता है और नहीं भी होता है। अच्छा। अगर हम सीसैट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो सीसैट का मार्क्स एंड में काउंट नहीं होना है। हमें कितना चाहिए कि हमें बेयर मिनिमम 67 नंबर लेके आने हैं। आप थोड़ा ऑन अ सेफर जोन चले जाओ कि 70-80 नंबर लेके आने हैं आप। ठीक है। तो 80 नंबर अगर हम कैलकुलेशन करें, एक जो क्वेश्चन है उसके लगभग आपके 2.5 मार्क्स होते हैं। ठीक है। तो अगर लगभग आपके 30 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो जाते हैं तो आपके लगभग 75 नंबर आराम से आ जाते हैं। ठीक है। तो अभी वो 75 नंबर अगर लाने हैं तो 80 क्वेश्चंस में से 30, यानी कि आप 50 क्वेश्चन अगर नहीं भी अटेम्प्ट करोगे और 30 के 30 सही करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन अभी दिक्कत कहाँ आ रही है बच्चों को, मैं आपको बताता हूँ कि दिक्कत सबसे पहले हम इसका जो है 2 भागों में हम बांट के करेंगे। पहली चीज़ है कि तैयारी कैसे करनी है, दूसरी चीज़ है जिस दिन एग्जाम है कि उस दिन क्या करना है। बिल्कुल। पहले तैयारी की बात करते हैं। तो तैयारी की बात है कि ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आ रहा है मैथमेटिक्स में। कॉम्प्रीहेंशन तो चलो 30 क्वेश्चन आते हैं लगभग, तो 30 में से 20-22 आराम से ठीक कर लेता है नॉर्मल बच्चा भी। उसके बाद आता है रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग में भी कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं आता, जो क्वेश्चन टफ होगा वो बिल्कुल टफ होगा, बाकी नॉर्मल हैं जो करे जा सकते हैं। ज़्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को आ रहा है वो आ रहा है मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहली चीज़ जो हमें एज अ तैयारी के टाइम पे करने की ज़रूरत है वो है, आप पिछले जो PYQs की आपने बात करी, तो PYQs में से वो 20 से 30 टॉपिक आइडेंटिफाई कर लीजिए जो यूपीएससी बार बार पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है। हाँ जी, उनका आप लिस्ट बना लीजिए। सपोज आपने 30 टॉपिक की लिस्ट बना ली, बहुत बढ़िया। ठीक है। उसके बाद आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ का एक टॉपिक उठाना आपने। इनफैक्ट एक टॉपिक को आप 2 दिन कवर करिए। सुन रहे हैं ना सर की बात, ये बहुत अच्छी बात आपको बताई है सर ने। आप YouTube पे जाइए, उस टॉपिक का डालिए यूपीएससी क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। YouTube पे जाइए, उस टॉपिक के रिलेटेड डिफरेंट जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको सॉल्व करिए और उसके फॉर्मूला आप नोट करके रख लीजिए। आप सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा भी प्रैक्टिस करेंगे तो 2 दिन में अगर मैं लेके चलूँ तो 2 घंटा आपका सीसैट का एक टॉपिक का प्रैक्टिस हो गया। बहुत बढ़िया। तो अगर हम 1 जनवरी से शुरू करें तो फरवरी खत्म होते होते, हमने 30 टॉपिक लेके चले थे हम, तो फरवरी खत्म हुआ हमारा मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो आ रहे हैं वो कवर हो जाएंगे। यानी कि 29 फरवरी तक हमारे, या 28 फरवरी तक हमारा सारा सीसैट का सिलेबस जो हमें तैयारी करनी है वो कवर हो जाएगी। उसके बाद इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस, ठीक है। ये हो गया तैयारी की बात। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ जो सबसे दिक्कत की बात, जो जिस दिन एग्जाम आता है उसमें क्या होता है कि जैसा मैंने कहा कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं, 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं कॉम्प्रिहेंशन के, और 15-20 क्वेश्चन आपके लगभग आ जाते हैं रीजनिंग के। इंग्लिश में कोई ज़्यादा दिक्कत बच्चों को नहीं है, रीजनिंग में भी नहीं है, मैथमेटिक्स में दिक्कत है। मैथ के अगर 35 क्वेश्चन हैं तो यूपीएससी इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो सभी बच्चों के लिए उस तरीके का पेपर बनाता है कि 35 में से 7-8 बहुत डिफिकल्ट होंगे, 7-8 बिल्कुल नॉर्मल होंगे, या 10-12 नॉर्मल होंगे और 10-12 ईजी होंगे। तो
अभी लड़ाई कहाँ पे शुरू होती है, जब आपने पहला क्वेश्चन किया मैथ का, हाँ, वो हो सकता है वो टफेस्ट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन, हाँ, हम उस बहुत पे बढ़िया। एक तो है कि एंजाइटी में चले जाएंगे, यार क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। दूसरा हम उसको ईगो पे ले लेते हैं, यार इस टॉपिक को मैंने प्रैक्टिस करा हुआ है, निकल क्यों नहीं रहा। अरे वाह, ठीक है। वाह वाह वाह। तो तीसरी चीज़ ये है कि उसमें हम लगा देंगे 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट हमने एक क्वेश्चन पे लगा दिया, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आ गए तो आधा घंटा हमारा गया और हमारा क्वेश्चन भी कोई सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है। लड़ाई और सोल्यूशन, लड़ाई थी ये, और सोल्यूशन क्या है इसका, हाँ। आपने मैथ का क्वेश्चन देखा, पहले 20 सेकंड में आपने क्वेश्चन देख लिया, अगले 30 सेकंड या 40 सेकंड में आपने डिसाइड कर लेना कि ये आपसे होगा कि नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अगर हो रहा है तो 1 मिनट ले लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो 30 सेकंड में ही आपने डिसाइड कर लेना कि नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है। 2021 में मैंने क्या गलती करी इसी चक्कर में, कई क्वेश्चन लास्ट वाले थे जो बिल्कुल इजी थे, जो शायद पेन भी चलाने की मेरे को जरूरत ना पड़ती, तो वो सिर्फ देख के ही मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, बट वहाँ तक मैं पहुँचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुँचा? क्योंकि मैंने उन क्वेश्चन के साथ लड़ाई करी जो थोड़े कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं था कि मुझे आते नहीं थे, थोड़े कंपैरेटिवली टफ थे, तो उसके चक्कर में टाइम चला जाता है। 80 क्वेश्चन में मैं जो मतलब नॉर्मल कैंडिडेट है वो 50-60 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाता है, 20 क्वेश्चन रह जाते हैं लास्ट के। तो लड़ाई अगर आपको सी साइड की जीतनी है, क्वेश्चन अगर आपका पहले 40 सेकंड में सॉल्व हो गया, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़िए। अगर मैं ये आपको लिख के देता हूँ, अगर आप मतलब 1 मिनट पहले, 2 घंटे का टाइम से 1 मिनट पहले आप क्वेश्चन नंबर 80 पे पहुंच गए हो तो आपका सी सेट क्लियर है। सर मैथ्स, ज़्यादातर बच्चों का मैथ्स जो है वीक होता है, तो क्यों ना हम जो कंप्रहेंशन है और रीजनिंग, इन दोनों पे काम करें और उसी से हम पासिंग मार्क्स निकालना, ऐसा कुछ कर सकते हैं? निकाले जा सकते हैं, लेकिन मैथ को हम छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पुराने पेपर्स में हुआ है, शायद 20-21 में या 19 के पेपर में, कि जो कॉम्प्रीहेंशन है वो इतना ज़्यादा लेंथी आ जाता है, तो कई बार आप उसके डिपेंडेंट रहोगे, पता है वो भी नहीं हो रहा है। तो मैथ मैं मानता हूँ कि टफ है, लेकिन मैथ अगर आप एनालाइज करो तो 10th लेवल का ही मैथ आता है। 10th तक मैथ सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको वही क्वेश्चन करने जो आपको आते हैं, ठीक है। डर के आपने वो भी नहीं करने जो आपको आते हैं, तो फिर वो जो मुश्किल है वो तो सवाल ही नहीं उठता ना। तो आपने यही प्रोसेस करना। आपने 30-35 टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिए। अगर सोचो आपने 30 टॉपिक्स प्रैक्टिस करके गए हैं आप, उस 30 में से अगर 15 टॉपिक आ गए हैं तो 15 क्वेश्चन आपके हो गए। 15 से अगर आपने मैथ के कर दिए, 20 अगर आपके कॉम्प्रीहेंशन के हो गए और 10 आपके वो हो गए, तो आराम से आपका क्लियर है। मॉक टेस्ट लगाने का सबसे पहला एम है कि वो जो 2 घंटे का पीरियड है, वो 2 घंटे बैठना आपके शरीर को, आपके दिमाग को टायरसम ना लगे, आप थकान ना महसूस हो। तो लगातार जब आपने 30-35 टेस्ट आपने मॉक टेस्ट लगा दिए हैं 2-2 घंटे बैठ के, तो सबसे पहला उसका एडवांटेज है कि आपका बॉडी और आपका माइंड पूरा ट्यून्ड हो जाएगा कि 2 घंटे बैठना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मॉक टेस्ट जब आप लगाना शुरू करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट वाइज अप्रोचेस होती हैं। तो पहले सब्जेक्ट होता है, फुल एंड टेस्ट बाद में आते हैं। पहले आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी होती है। सब्जेक्ट वाइज पहले हिस्ट्री का कवर करेंगे, वो हिस्ट्री में मॉडर्न का, फिर एंशिएंट का, फिर मिडिवल का कवर करेंगे। तो उस तरीके से वो कवर करते हैं। तो जब आपने 15 से 20 मॉक टेस्ट आपने लगाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मॉक टेस्ट लगाना नहीं है, सिर्फ मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। अभी एनालिसिस के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है कि आपको टैबुलेटेड फॉर्म में आप पूरा चार्ट बना लीजिए डे के साथ कि ये आपका टेस्ट नंबर 1 था, ये सब्जेक्ट था, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन में से आपने सपोज 90 आपने अटेम्प्ट करे हैं, 90 में से 60 या 50 आपके ठीक हैं, 30 आपके गलत हैं, और टोटल आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो वो जब आप प्रोसेस 15-20 टेस्ट 25 टेस्ट के लिए लगाएंगे, तो जब आप उसको देखेंगे तो वो देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो मेरा वीक है, ये सब्जेक्ट में मैं जनरली ठीक कर रहा हूँ, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ, पॉलिटी में मैं ठीक कर रहा हूँ, मे भी जब इकोनॉमिक्स आता है तो थोड़ा सा मैं शेकी हो रहा हूँ, नंबर कम आ रहे हैं। तो वो 15-20 दिन टेस्ट लगाने के बाद हमें ये जानकारी हो जाए कि हमें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर पॉलिटी में मैं 10 में से 8 क्वेश्चन या 20 में से 18 क्वेश्चन ठीक कर रहा हूँ, तो मे भी मैं अपना थोड़ा पॉलिटी पे एफर्ट कम लगाऊंगा, अगर और हिस्ट्री पे अगर कम आ रहा है तो हिस्ट्री पे ज़्यादा लगाऊंगा। तो ये एनालिसिस पार्ट है, पहली चीज़। एनालिसिस का दूसरा हिस्सा ये है कि जब आपने टेस्ट लगाया, उसके बाद टेस्ट के पीछे एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है। तो टेस्ट लगाने का जो प्रोसेस है वो आपको 1.5-2 घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा, लेकिन जो टेस्ट को एनालाइज करना है उसमें कई बार 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। तो वो 3-3.5 घंटे टेस्ट लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फाइनल आप उस नंबर पे अराइव कर पाते हैं कि कितने क्वेश्चंस लगा कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन लगा के मैं कंफर्टेबल जोन में पहुंच रहा हूँ। आप हो सकता है कि जब स्टार्टिंग में आप करेंगे तो आप 80 क्वेश्चन करेंगे तो आप शायद 100 नंबर आपका नहीं आ रहा है। हमें अगर अपने आप को सेव करना है तो 100-110 के बीच में एटलीस्ट बेयर मिनिमम टारगेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि 90 के आसपास जा रहा है कट ऑफ, लेकिन यू नेवर नो, कई बार 100 के ऊपर चला गया तो यू नेवर नो, डिपेंडिंग अपॉन दी पर्टिकुलर ईयर ऑफ द एग्जाम। सर 2023 की जो प्रीलिम्स हुई थी आपने दिया और आपने क्रैक भी किया, लेकिन इस बार जो प्रीलिम्स हुई बहुत ही, मतलब मैंने रिव्यू लिया था बहुत बच्चों का कि मतलब डरे हुए थे जी। पहला तो ये डर, दूसरी चीज़ ये है कि एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली कि सर हमारी स्टडी ये थी कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा
और जिस सब्जेक्ट में मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन इजी हम जल्दी से बना सकते हैं, सबसे पहले मैंने उससे अटैम्प्ट किया। इससे क्या होता है सर कि हमारे कॉन्फिडेंस बन जाते जी। अच्छे बिल्ड हो जाते हैं। पहले ही क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो हमारा जो मोरल है वो लो हो जाता है और हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती। सर इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, और एग्ज़ाम भी अगर हम छोड़ें तो एग्ज़ाम का पर्पस है कि आपको क्वालिफाई करके एक ऐसी पोजीशन में पहुंचाया जा रहा है जहां पे आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े ही स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आपको हैंडल करनी है। बहुत बढ़िया। तो अगर एग्ज़ाम में स्ट्रेस अगर आपको आ रहा है तो वो आपकी गलती है। अगर एग्ज़ाम टफ है तो 5-6 लाख 7 लाख लोग जो दे रहे हैं सबके लिए सबके लिए टफ, सिर्फ बहुत मेरे लिए बढ़िया, टफ नहीं। बहुत बढ़िया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यूपीएससी आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं कर रहा है, आपका टेम्परामेंट भी चेक कर रहा है। एक और चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, जैसे जब टफ पेपर आता है तो उस वक्त और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपना संतुलन और जो मानसिक इत्मीनान है वो बनाए रखें। बहुत बढ़िया। क्योंकि उस पेपर में, जैसे शायद इस पेपर का जब कट ऑफ आएगा तो आई थिंक वही 80 से 90 के बीच में ही जाएगा। तो 80-90 अगर मैं 90 भी लेके चलूँ तो इफेक्टिवली आपको 45 क्वेश्चन ठीक करने हैं। आपको ऐसा नहीं है कि अगर 100 क्वेश्चन आया हुआ तो 190 तो ठीक करना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा इंटेलिजेंट वर्क, बट उसके साथ साथ आपको अपने जो वो है टेम्परामेंट पे काम करने की। जब हम फियर फैक्टर की बात करते हैं या एंजाइटी की बात करते हैं, वो सिर्फ एग्जाम हॉल के लिए हमें अपने आप को ट्रेन नहीं करना है, हमें जीवन के लिए ट्रेन करना है। क्योंकि जब आप सिविल सर्वेंट बन के मैदान में उतरेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर हो, इतना ज़्यादा सोशल प्रेशर हो कि आप अपने आप को संभाल ना पाएँ। बहुत बढ़िया। तो फियर फैक्टर की अगर हम बात करें तो आज से ही बच्चों को, जो इनफैक्ट अगर जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना कि सिर्फ सिविल सर्विसेज में, बाकी फील्ड्स में भी जाके अच्छा करें, तो उनको वो जो टेम्परामेंट का प्रोसेस है वो आज ही डेवलप करना पड़ेगा। तो टेम्परामेंट कैसे बिल्डअप होता है? आपको रिजल्ट्स के बारे में कभी सोचना नहीं, ठीक है ना। तो आपको हमेशा प्रोसेस पे फोकस करना। आप काम करे चलो, काम करोगे, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम करोगे तो वो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अगर प्रोसेस पे है तो ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि आपको फियर फैक्टर होगा ही नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोसेस एग्जाम तक आने के लिए प्रोसेस था कि मुझे 5 बार करंट का रिवीजन करना था, 5 बार स्टैटिक का करना था, मुझे लगभग 40 का या 50 का मैंने मॉक टेस्ट का टारगेट बना रखा था, वो अगर मैंने पूरा प्रोसेस पूरा कंफर्टेबली और पूरा इफेक्टिवली कंप्लीट करा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरा हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर नहीं हुआ तो मे भी वो आपका एक ख़राब दिन हो सकता है, बट इससे ज़्यादा आप नहीं कुछ भी कर सकते। आपको हमेशा प्रोसेस पे ही फोकस करना है और प्रोसेस ही आपको जिता के लेके आएगा। अदरवाइज़ अगर आप फियर फैक्टर में आ जाएंगे तो वो एक्चुअली जो फियर फैक्टर की बात है वो आपको प्रीलिम से कई दिन पहले से ही सताना शुरू कर देगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी आपको 45 से 50 दिन के अंदर आपको पहली रिवीजन करनी है। सेकंड, अगर मैं 15 फरवरी लेके चलूँ या 20 फरवरी लेके चलूँ, 20 फरवरी टारगेट बेस करना पड़ेगा। टारगेट बेस करना है। 20 फरवरी तक आपका पहला रिवीजन हो जाना चाहिए। 20 से फिर 20 मार्च तक आपका सेकंड रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद 15 अप्रैल तक आपका थर्ड रिवीजन हो जाना चाहिए। ये चीज़ आपने पहले बताई थी। 5 मई तक आपका चौथा रिवीजन हो जाना चाहिए। और लास्ट के 20 दिन में, ये बिल्कुल जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है 20 दिन में रिवीजन करना बहुत आसान है, ठीक है। 20 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज किया जा सकता है। इनफैक्ट लास्ट में 3 दिन में भी पूरा सिलेबस रिवाइज होता है, ठीक है। तो वो 5-6 रिवीजन, 5 का टारगेट आप लेके चलिए कि मिनिमम 5 रिवीजन आपको करने ही करने। और मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया कि आपने करंट अफेयर्स के नोट्स बना लिए और करंट अफेयर्स की 5 रिवीजन कर ली, स्टैटिक आपने 5 बार पढ़ लिया, आपने जितना भी 40 या 50 का टारगेट बनाया मॉक का वो आपने अचीव कर लिया, इससे ज़्यादा आपको पता है कि कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है और आप कर भी नहीं सकते। जब आपने वो प्रोसेस अचीव कर लिया तो ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने से पहले ही जीत चुके हो। PYQ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें थीम्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाता है कि किस अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के किस फील्ड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी अगर हम बात करें तो पिछले में ज्योग्राफी, ट्रेडिशनल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बहुत कम थे, तो फिर भी जो हमें बेसिक हमें रेफरेंस और बेसिक पैटर्न लेके, जैसे कि पीछे के अगर हम एनालिसिस करें तो एंशिएंट और मिडिवल के कम क्वेश्चंस आते थे। ऑफ लेट जो रिसेंट पैटर्न्स हैं कि उसमें एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आने लगे हैं। तो वो आपको पैटर्न समझना है कि कई बार हम पहले शायद मिडिवल को, एंशिएंट को छोड़ के भी चले जाया करते थे कुछ बच्चे, तो अब हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो कैसे पता चलेगा? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पुराना पैटर्न देखना और देखना कि पुराना पैटर्न चेंज होता हुआ था, अभी कहाँ पे पहुँच चुका है। तो अभी इंपॉर्टेंट है कि हम शायद कुछ भी छोड़ के जा नहीं सकते, हमें सारी चीज़ों को एडिक्वेटली कवर करना है। तो उसके साथ आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप वो जो टेम्परामेंट की बात है वो भी बिल्डअप हो जाएगा कि आपको दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आई गारंटीड इस तरह की पूरी तरह से एक्सप्लेन करके स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के बारे में बताया जा रहा है
किसी भी चैनल पे इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिलेगी, आई गारंटीड। मैसेज सबसे पहले यही है कि जैसा मैंने कहा, सबसे पहले अपनी सोर्सेज पे विश्वास रखिए। बिल्कुल। दूसरा, अपने आप पे विश्वास रखिए। और तीसरी चीज़ जो हम हर बार बात करते आए हैं कि अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी अप्रोच को और अपनी स्ट्रैटेजी को सिंपल रखना है। जो मैंने आज आपको स्ट्रैटेजी बताया वो सुनने में बहुत सिंपल है और करने में उससे भी ज़्यादा सिंपल है। बिल्कुल। लेकिन हम क्या करेंगे कि आधे से ज़्यादा बच्चे जो सुन भी रहे हैं इसको, वो क्या करेंगे कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको पता है कि एक एक सोर्स उठा के बार बार रिवीजन करना है, वो सोर्सेज भी चेंज करेंगे, वो कॉन्फिडेंस भी लूज़ करेंगे और उसके हिसाब से टाइम भी उनका जाएगा। तो मेरी तरफ से अगर आपको मतलब वन वर्ड एडवाइस अगर मैं आपको दूं, बेयर मिनिमम जितनी कम बुक्स हो सकता है वो रखिए, बेयर मिनिमम करंट अफेयर्स का सोर्सेज रखिए और बेयर मिनिमम करने के बाद मैक्सिमाइज करिए रिवीजन को। अगर आप ये मिनिमम और मैक्सिमम फार्मूला आप अपना लेते हैं और अपने थॉट प्रोसेस को सिंपल रखते हैं तो आई एम श्योर कि जो प्रीलिम्स है वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। हर रोज़ 15 से 20 मिनट या आधा घंटा अपने लिए निकालिए जिसमें आपको पढ़ाई नहीं करनी है। या तो आप म्यूज़िक सुनिए या आप पार्क में शाम को टहलने जाइए, आपको फ़ोन नहीं चलाना है उस वक्त, गाने सुन सकते हैं। तो आपको माइंड को रिलैक्स रखना है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, बट वो आधा घंटा अपने लिए रखें क्योंकि मेंटल वेलबींग आपको बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग रन में काम आएगा ताकि आपको एंजाइटी ना हो। तो माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम श्योर अगर आप स्ट्रैटेजी को सिंपल रख के इफेक्टिवली काम करेंगे तो आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, खासकर प्रीलिम्स को क्लियर करने में कोई रोक नहीं सकता। आपने बेस्ट विशेस दे दी हैं बच्चों को 2024 के प्रीलिम्स के लिए, और हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से, नवनीत की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेष है कि 2023 की जो यूपीएससी इंटरव्यू होने वाली है यूपीएससी भवन में, आप उसमें कामयाबी हासिल करें थैंक यू सो मच। और सफलता के जो झंडे हैं गाड़ के इस पर आए। थैंक यू सर। ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं किसमें सर? रेलवेज मैनेजमेंट सर्विस, IRMS ऑलरेडी सर को मिला हुआ है, लेकिन स्टिल होता है ना, जब तक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, वक्त है, मौका है, क्यों नहीं उसको और भी ऊंची तक ले जाए जहाँ पे भी, तो सर को और भी रैंक अच्छी करनी है। तो सर ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम अस सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।